मेरीन इंजीनियर्स जानते थे कि उनकी हठ धर्मी का नतीजा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मौत। चुनाचे वो खुद भी बुरी तरह बदहवास हो गए थे। मेरी हिदायत के मुताबिक जवाब दिया गया और उसके बाद ऊपर जाने की कार्रवाई होने लगी। सबके चेहरे लटके हुए थे। वो तो बिल्कुल ही गुंग होकर रह गए थे जो इसराइली खुसूसी महकमे के रुकन थे। सिर्फ सियासी सूझबूझ रखते थे और इस तमाम सूरत हाल में किसी मुदाखलत के काबिल नहीं थे। अपनी इस अजीम फतह को शिकस्त में बदलते देखकर उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। उनमें से एक ने भर्राई हुई आवाज में कहा, हाइल जोशियो एक बदतरीन मुजरिम है। हम उसकी तरफ से गलत फहमी का शिकार हो गए थे। वो अरबों से भी इस आबदोज की कीमत वसूल करना चाहता था, हमसे भी, लेकिन असल सौदा उसने किसी और से किया है। दूसरे ने कहा, यह कार्रवाई अरबों के लिए भी हो सकती है। पहले ने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता, हम कर भी क्या सकते हैं। दूसरा बोला, हमें बेदस्तपा करने वाले मिस्टर हावर्ड हैं। उन्होंने बड़ी मुदब्बिराना राय दी थी कि हाइल जोशियो की फितरत से वो वाकिफ हैं और वो इसराइल से कोई बदअहदी नहीं करेगा। एक और ने हक़ारत से कहा, मिस्टर हावर्ड, वही मिस्टर हावर्ड ना जो एक पाकिस्तानी तालिब इल्म के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं और आज तक उस पर काबू नहीं पा सके। उन्हीं मिस्टर हावर्ड की बात कर रहे हो ना तुम। हिमाकत हमारी भी है। जरूरी तो नहीं कि हमारा कोई हम नस्ल अपने तमाम तर खुलूस के बावजूद हमारे लिए मावन ही साबित हो सके। वो लोग तरह तरह की गुफ्तगू करते रहे। अब दो सतह की जानिब बुलंद हो रही थी। वैसे उनकी गुफ्तगू पर मेरे कान खड़े हो गए थे और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। इसका मकसद है कि अली यार खान उन सब के जहनों में मौजूद है और वो लोग आपस में ये बातें करते हैं कि हावर्ड अली यार खान के मुकाबले पर नाकाम रहा है। मेरे लिए ये एजाज कम नहीं था। थोड़ी देर के बाद आबदोज सतह पर पहुंच गई। इंजीनियर्स के चेहरे उतरे हुए थे। आबदोज के अमले के लोग सिमट कर यकजा हो गए थे। सभी इस तजस्सुस का शिकार थे कि इसके बाद उनके साथ क्या होगा। हम नए पैगाम का इंतजार कर रहे थे और नया पैगाम मिलने में ज्यादा देर न लगी। दूसरी तरफ से कहा गया, शरीफाना तौर पर हमारी बात मान लेने का शुक्रिया। एक एक करके आप लोग आबदोज के दरवाजे से बाहर आए। इंचार्ज की हैसियत से सबसे पहले ऊपर आने वाला मैं था। मेरे साथ वो दूसरे अफराद भी ऊपर आए जो सियासी हैसियत रखते थे। उस आबदोज से थोड़े ही फासले पर एक और आबदोज पानी से सर उभार रही थी। मैंने निगाहें घुमाकर चारों तरफ देखा। ताहद निगाह नीले समंदर के अलावा और कुछ नहीं था। मजीद 3 आबदोजें आहिस्ता आहिस्ता सतह पर उभर आईं और जब उनके ऊपर से पानी बह चुका तो उनके ऊपरी दरवाजे खुल गए। सबसे पहले चंद मुसल्लाह लोग बाहर निकले जिन्होंने सब मशीन गन्ने और स्टेन गन्ने उस आबदोज की तरफ तान रखी थी। उनमें से एक ने मेगाफोन पर कहा, आप लोगों की इस आबदोज में मुंतकिली का काम अभी चंद लम्हे के बाद शुरू होगा। बेहतर है कि आप में से कोई खुदकुशी करने की कोशिश न करे। हम अच्छे माहौल में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। सतह समंदर पर उभरने वाली आबदोजों पर किसी किस्म के निशानात नहीं थे जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से है। ये बात सिर्फ मैं ही जानता था। अचानक मेरी अकबी आबदोज से मेगाफोन पर एक आवाज उभरी जो तारीना हार्डो की थी। मिस्टर अली, अभी आपके समत एक छोटी स्पीड बोट भेजी जा रही है। बराह करम आप यहाँ तशरीफ ले आएं। मैंने चौंक कर पीछे देखा और तारीना हार्डो को पहचान लिया। जिस आबदोज पर वो मौजूद थी उसके शिकम से एक हाई स्पीड बोट बरामद हुई और तेज रफ्तारी से उस आबदोज की जानिब आने लगी। मेरे करीब खड़े हुए लोग ये समझ भी न पाए कि मुझे क्या कहकर मुखातिब किया गया है। हाई स्पीड बोट जब आबदोज से आ लगी तो मैं बोट में मुंतकिल हो गया। तारीना हार्डो ने मुझे बड़े गर्मजोश अंदाज में खुशामदीद कहा था। बहुत ही जज्बाती हो रही थी वो। उसने जज्बात में डूबे हुए लहजे में कहा, शुक्रिया अली, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इन हालात में सुरखरू किया जब हम तमाम उम्मीदें खो बैठे थे। मैंने कहा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैडम हार्डो कि आपकी काविशें कामयाब रहीं। यकीनन आपने इस सिलसिले में मुकम्मल प्लानिंग कर ली होगी। मैं ये चाहता हूँ कि उन 9 फ़लस्तीनी अफराद को मेरे एक ख़ास आदमी के साथ उस आबदोज में मुंतकिल किया जाए जिसमें मुझे सफ़र करना होगा। तारीना ने कहा, मैं अभी इसका बंदोबस्त कर देती हूँ, तुम मेरे ही साथ रहोगे जानेमन। ये कहकर वो अपने आदमियों को हिदायत देने लगी। हाई स्पीड बोट दोबारा उस तरफ रवाना हो गई थी और उसमें तारीना हार्डो के 2 मुसल्लह आदमी भी थे ताकि अपनी निगरानी में उन फ़लस्तीनी बाशिंदों को उस आबदोज पर मुंतकिल कर सकें। उसके साथ साथ ही तारीना हार्डो उस मिशन के इंचार्ज की हैसियत से दूसरे लोगों के बारे में भी हिदायत जारी कर रही थी। उन लोगों को उन 4 आबदोजों में तकसीम कर दिया गया था। मैं आबदोज के ऊपरी हिस्से पर खड़ा हुआ इस तमाम कार्रवाई का जायजा ले रहा था। ये जदीद तरीन एटमी आबदोजें तारीना के मुल्क की थीं और उसमें उन तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा गया था जो यहाँ पेश आ सकती थीं। फ़लस्तीनियों की मुंतकिली का काम शुरू हो गया। सबसे पहले 3 अफराद को लाया गया और मैंने उन्हें पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा।
उन की आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं। उनमें से एक ने गर्म जोशी से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, यह सुनकर कि अली यार खान हमारे लिए काम कर रहा है, खुदा की कसम हमने यकीन कर लिया था कि हमारी बदबख्ती का दौर ख़त्म हुआ और यकीनन हमें आज़ादी नसीब होगी। मैंने उसका शाना थपथपाया और उसे नीचे जाने के लिए कहा। आखिरी जो 2 अफराद आए थे उनमें शॉर्टो भी मौजूद था। तारीना हार्डो के सामने उसने अपने वतन का मखसूस सलाम किया और मैंने तारीना हार्डो से कहा, जिन लोगों को आपने इस मिशन पर भेजा था उनमें ये शख्स एक मामूली हैसियत का फर्द था, बिल्कुल आखिरी दर्जे का, जिसकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन इस शख्स ने जिस तरह मेरी मावनत की है, मैं इसे सामने रखते हुए ये बात कह सकता हूँ कि ये इस आधी फतह का हकदार है। तारीना ने कहा, माइकल शॉर्टो, तुम ये क्यों समझते हो कि तुम तीसरे दर्जे के कारकुन हो? इतने बड़े मिशन के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया गया था, मैंने अपनी दानिश में उन्हें इस काबिल समझा था। ये दूसरी बात है कि अपनों में गद्दार भी निकल आते हैं और तुम देखोगे शॉर्टो के उन गद्दारों के साथ कितना बदतरीन सलूक किया जाएगा और तुम्हें तुम्हारी इन काविशों का पूरा पूरा सिला मिलेगा। शॉर्टो की आंखों में नमी आ गई थी। वो खामोशी से नीचे उतर गया। सिर्फ 1.5 घंटे में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई और आबदोज इंसानों से खाली हो गई। तारीना हार्डो थोड़ी देर के बाद मेरे साथ नीचे उतर आई। उसका चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। फौरन ही उसने वायरलेस का निज़ाम संभाल लिया और आबदोजों को हिदायत जारी करने लगी। जब वो इस काम से फारिग हुई तो मैंने उससे मजीद कार्रवाई के बारे में सवाल किया। वो बोली, हाँ अली, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, उन लोगों को हिदायत देना थी, सो दे दी। इस आबदोज को चेक करने के बाद मुझे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं जिन्हें ज़ाया करने के लिए हमने इसे समंदरी सफ़र पर रवाना किया था। इस काम की तकमील के बाद मुझे जो कुछ करना है इस सिलसिले में भी हिदायत मिल चुकी हैं। खुदा का शुक्र है कि हम अपनी कोशिशों में तुम्हारी मदद से कामयाब हो गए हैं। अब आबदोज के अंदर मौजूद चीज़ों की एक माइक्रो मूवी बनाई जा रही है। उसके बाद उस आबदोज को सतह समंदर पर ही टारपीडो मार कर तबाह कर दिया जाएगा और यूं ये कहानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। समंदर का ये हिस्सा मखदूश ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई चाराए कार नहीं है। इस आबदोज की तबाही की मुकम्मल फिल्म बनाई जाएगी जो मुझे अपने वतन को पेश करना होगी। मैंने इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया और इस बात पर तारीना हार्डो से मुत्तफिक हो गया कि इस खतरनाक चीज़ का तबाह कर देना ही ज़रूरी है। मैंने उससे दरख्वास्त की थी कि उस माइक्रो फिल्म की एक कॉपी मुझे भी फराहम कर दी जाए ताकि मैं फ़लस्तीनी हुक्काम को इस बारे में रिपोर्ट दे सकूं, और तारीना हार्डो ने इस बात का वादा कर लिया कि वो मेरी इस ख्वाहिश की तकमील करेगी। बाद की कार्रवाइयों को हमने अपनी आबदोज के विजन स्क्रीन पर देखा। चारों आबदोजों से उस आबदोज का निशाना लेकर टारपीडो फायर किए गए और आबदोज के परखचे उड़ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों की शक्ल में समंदर की गहराइयों में उतर रही थी। उसके बाद तारीना हार्डो ने उन आबदोजों को वापसी का हुक्म दिया और हमारी आबदोज भी अपने सफर पर रवाना हो गई। इस काम से फारिग होने के बाद मैं उन फलस्तीनी बाशिंदों के पास पहुंच गया। उनका लीडर एक शख्स जुनेद जलाल था। वो तमाम लोग मेरे गिर्द जमा हो गए। जुनेद ने कहा, हम इस सफर के दौरान आपको नहीं पहचान सके थे अली, लेकिन आपके साथी शॉर्टो ने हमें ये बता दिया था कि हमारी जिंदगी का बदतरीन दौर खत्म हो गया है और अब कमांड अली यार खान के हाथ में है। एक बार फिर हम अपनी अकीदत का इजहार करते हैं आपसे, लेकिन अली ये चेहरा आपका अपना तो नहीं है। मैंने कहा, हाँ, जरूरत के तहत अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ है, लेकिन अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। मैंने अपना मेकअप उतार कर फेंक दिया और अपनी शक्ल में उनके सामने आ गया। जुनेद जलाल एक बार फिर उठा और मेरे सीने से लिपट गया। उसने कहा, तारीख इस बात की शाहिद है कि मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अपने मुसलमान भाई की तकलीफ पर तड़प उठता है। बेशुमार वाक़यात इस बात का सबूत हैं और इंशाअल्लाह अखुव्वत के ये जज्बे रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। लेकिन मौजूदा दौर में काबिल फ़ख्र मुल्क पाकिस्तान है कि एक बाशिंदे अली यार खान ने फ़लस्तीन के लिए जिस जज्बे का इजहार किया है वो भी तारीख में सुनहरे हरूफ से रकम किया जाएगा। अली, तारीख हमारे सामने तुम्हारी शक्ल में जिंदा हो गई है। हमारी समझ में नहीं आता कि अपने जज्बात अकीदत को किस तरह पेश करें। मैंने कहा, अकीदत की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ये दिल का दर्द है, दिलों तक ही रहना चाहिए। और फिर मैं उनसे बैरूत के हालात के बारे में सवाल करने लगा। जुनेद जलाल ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, फिर कहा, हम लोग अल आमिना से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़्यादातर हमारी जिम्मेदारियां बैरूनी ममालिक ही में रहती हैं, लेकिन इस बार बैरूत से रवाना होते हुए आपके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी जो नाकाबिले यकीन थी। हमने ये सुना कि तंजीम से आपके इख्तिलाफात हो गए हैं और आप उसके मफादात से बरगश्ता हो गए हैं। ये हकीकत कोई भी तस्लीम नहीं करता था। पता नहीं चल सका कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यहाँ आपकी ये कोशिश देखकर दिल को बेपनाह मुसरत हुई और एहसास हुआ कि वो तमाम बातें अफवाहों पर मुश्तमिल थीं।
میں نے کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری ذات سے جو باتیں منسوب کر دی گئی تھیں ان میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ غلط فہمیوں کا شکار ہونے والے اسرائیلی سازشوں کا شکار ہوئے۔ میں شکوے شکایت کا قائل نہیں ہوں جنید جلال۔ میرا اپنا جذبہ جو ذاتی نوعیت رکھتا ہے مجھے اپنی زندگی کی بازی لگا کر ان کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ مجھے اس کے لیے کسی عقیدت اور کسی نام کی ضرورت نہیں، میں صرف کام کرنے کا شوقین ہوں۔ اس کا ثبوت خدا کے فضل سے جگہ جگہ تنظیم کو دیتا آ رہا ہوں۔ تنظیم میری طرف سے غلط فہمی کا شکار رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا کہ علی ان کے لیے نہیں، شتیلا کیمپ اور بیروت کے دوسرے چھوٹے چھوٹے کیمپوں میں مقیم ان بے آسرا لوگوں کے لیے سرگرداں ہیں جن سے ان کے گھروں کی چھت چھین لی گئی ہے، اور وہ اپنی زندگی کا مشن ان کے لیے اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک اس کے وجود میں سانسیں باقی ہیں۔ جنید جلال نے کہا علی آپ ہمارے ساتھ بیروت چلیں گے؟ میں نے کہا یہ مشکل ہے جنید، اور ایک اچھے دوست کی حیثیت سے میں یہ توقع کروں گا کہ میری رائے جاننے کے بعد تم دوبارہ مجھ سے اس کے لیے نہیں کہو گے۔ جنید کو میرے ٹھوس لہجے کا یقین ہو گیا کہ اب اس موضوع پر کچھ کہنا بے سود ہے، چنانچہ اس نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے دوبارہ سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کیا اور جنید جلال مجھے اپنے آمد کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ اس نے کہا کہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ حائل جوشیوں سے سودے بازی کرے اور کسی بھی مناسب رقم پر اس بات کے لیے اسے آمادہ کر لے کہ وہ آبدوز کو سمندر میں ضائع کر دے تاکہ آبدوز اسرائیل کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ ہماری زندگی کے مختلف مشن ہیں علی۔ ایک طرف ہم اسرائیل سے سیاسی محاذ پر جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری تنظیمیں اس کی چیرہ دستیوں سے مظلوم فلسطینیوں کو محفوظ رکھنے میں مصروف ہیں، تیسری طرف ہم وطن مقدس کی عمارتوں اور وہاں کی زمین کے خلاف ہونے والی سازشوں کا سدباب کر رہے ہیں، چوتھی طرف ہم دنیا بھر میں ہونے والی اسرائیلی سازشوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کوشش بھی جاری ہے کہ اسرائیلی افریت ان قوتوں کو نہ اپنا سکے جو عربوں کے خلاف استعمال ہوں۔ لیکن حائل جوشیو نے غداری کی، وہ ایک مجرم تھا، صرف دولت کا رسیا اور غیر مسلم بھی۔ تمام غیر مسلم خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام اپنے بنیادی اصولوں کی بنا پر دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے، اور اس کے افکار و خیالات ان کے لیے تشویش کا باعث رہے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس مخدوش صورتحال میں مسلمانوں کو آپس میں یکجا ہو کر یہ سوچ لینا چاہیے کہ انہیں اپنے طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، اپنا دفاع خود کرنا ہے، اور ان کا کسی بھی بیرونی مدد پر انحصار انہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا سے ہمارا رابطہ ضرور ہے، کچھ لوگ سیاسی بنیادوں پر ہمارے ہم نوا ہیں، ہمارے مقاصد سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ایسے دوست براہ راست ہمارے معاملات میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ صرف ہمیں سیاسی اور مالی امداد ہی دے سکتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے۔ اس آبدوز کو ہم اپنے طور پر حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ابھی ہمارے وسائل اتنے نہیں کہ ہم ان فارمولوں پر کام کریں، بس ہمیں انہیں اسرائیلیوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتے۔ حائل جوشیو سے ہماری گفتگو کی ابتدا بہت اچھی تھی، اس نے ہم سے تعاون کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر اچانک اس کا رویہ تبدیل ہو گیا اور ہمیں اغوا کر کے قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے حالات سے ہم تقریباً لا علم رہے، سوائے اس وقت کے جب تہذیب ملکم ایکس نامی لڑکی نے ہمیں آئیوان فیرو سے حاصل کر کے اپنی کوٹھی میں منتقل کیا، اور اس وقت اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں حائل جوشیو کی قید سے نجات مل چکی ہے اور علی یار خان آبدوز کے حصول اور اس کی تباہی کے سلسلے میں کوشاں ہے، اور ہماری یہ رہائی اسی کی کاوشوں کے بدلے میں عمل میں آئی ہے۔ ایک بار پھر اس بات کا اظہار کروں گا علی کہ اس وقت سے ہمارے سینوں میں اطمینان ہی اطمینان تھا، اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آبدوز کی واپسی کے سفر میں کوئی ناقابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہم اس ملک تک پہنچ گئے جس کا ان واقعات سے تعلق تھا۔ رات کا وقت تھا، تاحد نگاہ کوہر کی دبیز چادر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک سنسان سی بندرگاہ تھی جہاں ہم آبدوزوں سے نکل کر خشکی پر پہنچے۔ بے شمار افراد ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے تارینا ہارڈو اور اس کے اشارے پر میرا استقبال کیا۔ قیدیوں وغیرہ کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا کہ انہیں اس وقت کہاں منتقل کیا گیا ہے، لیکن 9 فلسطینی باشندے، میں اور شورٹو ان لوگوں کے ساتھ ایک شاندار مائکرو بس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ ہماری میزبانی چند افراد کے سپرد کر دی گئی تھی جو نہایت احترام سے ہمیں لیے ہوئے ایک خوبصورت عمارت میں پہنچے جس کے باہر فوجی پہرا لگا ہوا تھا۔ عمارت ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ ہمیں ایک بہترین اور آراستہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میری خواہش پر شورٹو کو میرے ساتھ ہی رہنے دیا گیا۔ جنید جلال اور اس کے ساتھیوں کو بھی میرے کمرے ہی کے برابر کمرے دیے گئے۔ رات 9 بجے ہم لوگوں کو مشترکہ ضیافت دی گئی۔
इस ज़ियाफ़त में हमारे अलावा सिर्फ 2 अफराद शरीक थे। उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि हम अपनी किसी भी ज़रूरत को नज़रअंदाज न करें, बल्कि फौरी तौर पर उसके बारे में बता दिया जाए। खाने के बाद मैंने जुनेद जलाल से कहा कि ये रात पुरसुकून गुजारे और उसके बाद शॉर्टो के साथ अपने कमरे में आ गया। शॉर्टो उस वक्त भी मेरे साथ ही था। वो बेहद मसरूर था। उसने कहा, चीफ, हरचंद कि मेरा ताल्लुक उस मुल्क से है, लेकिन आज मैं यहाँ अपने आप को जिस बुलंदी और जिस मनसब पर पा रहा हूँ वो तुम्हारे ही तुफैल है। मैंने कहा, नहीं शॉर्टो, ये सिर्फ तुम्हारी वतन परस्ती और तुम्हारी कारकर्दगी का नतीजा है। क्या तुम अपने वतन में अपने लोगों में फौरी तौर पर जाने के ख्वाहिशमंद नहीं हो? शॉर्टो ने कहा, अभी नहीं चीफ, जल्दी क्या है, जरा यहाँ से एजाज़ात वसूल कर लूँ, तुम्हारी वजह से बात कुछ बनी रहेगी, उसके बाद इत्मीनान से ही जाऊंगा। चंद लम्हे की खामोशी के बाद शॉर्टो दोबारा बोल पड़ा, बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी चीफ के किसी दिन एक बड़े आदमी की हैसियत से लोगों के सामने आऊं, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। सिर्फ रात को बिस्तर पर लेट कर आंखें बंद करके बड़ा आदमी बन जाता था और अपनी इन तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर लेता जो खुली आंखें पूरी नहीं हो सकती थी। बहुत सी बातें उस वक्त जहन में आती थी। ऐसी माफौकल फितरत हस्ती उन ख्वाबों की तकमील करती थी जो दुनिया को नजर नहीं आती, सिर्फ मैं उसे देखता था। आखिर वो हस्ती तुम्हारी शक्ल में मुझे मिल गई। मैंने कहा, सो जाओ शॉर्टो, मैं भी सोना चाहता हूँ। दूसरे दिन नाश्ते वगैरह से फारिग हुए तो तारीना हार्डो चंद अफराद के साथ पहुंच गई। उसने उनसे मेरा तारुफ करवाया। ये फौजी हुक्काम थे, मुझसे सभी अच्छी तरह पेश आए। तारीना हार्डो ने जुनेद जलाल और उसके साथियों के लिए बेशुमार तहाइफ खरीदे थे। मेरे लिए भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ उनमें से सिर्फ चंद चीजें जो मेरी फौरी जरूरत के तहत काम आ सकती थीं कबूल कर लीं और बाकी तारीना हार्डो को वापस कर दी। शॉर्टो को तारीना अपने साथ ले गई थी। 4 बजे उसने मुझे इत्तला दी कि रात की ज़ियाफ़त वज़ीर आज़म की कोठी पर है। रात को वो मुझे खुद लेने आई और मैं जुनेद जलाल और 2 फ़लस्तीनी नौजवानों के साथ उस मुल्क के वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर पहुंच गया। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दूसरे बड़े बड़े ओहदेदार यहाँ मौजूद थे जिन्होंने मेरा पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने मुझे बताया कि मेरा ये इस्तकबाल प्रेस की निगाहों से अलग है और अगर मैं इस बात की इजाज़त दूं कि इस कार्रवाई की इत्तला प्रेस को दे दी जाए तो इन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। यह सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से किया गया है कि प्रेस को इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।